नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। अंतरिम बजट 2019-20 हो गया पेश। सरकार कह रही है कि अंतरिम बजट दरअसल देश की पड़ाव यात्रा है। ये यात्रा है विकास की, लेकिन ये विकास यात्रा कितने पड़ावों को पार करेगी, कितने को अनछुए रहेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे बजट 2019 में। तो सरकार ये कह रही है कि उनकी नीति साफ है, नीयत स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। यही समझने की हम कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल, खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। आरके आर्या जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ। आरके जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सोमेश अरोड़ा जी, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद वार्ष्णेय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, और चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष अग्रवाल भी यहां पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम ये शुरुआत करें, समझने की कोशिश करें कि बजट 2019 दरअसल किस तरह का है, कैसे समझा जाए, सबका साथ विकास होगा या नहीं। लेकिन पहले बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। बजट 2019 की बड़ी बातों पर एक नजर। मनरेगा के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, सरकार का यह भी दावा। पहले 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के थे, लेकिन अब सौभाग्य योजना के जरिए जन जन तक बिजली पहुंच रही है, घर घर को बिजली दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोगों को इलाज मिला है। अब तक 10 लाख लोगों का इलाज हुआ है निःशुल्क। सरकार कह रही है कि देश में 21 एम्स काम कर रही हैं और आगामी योजना है स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने की। हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा। 115 जिले सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उन पर खास नजर रहेगी, खास फोकस रहेगा। 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है सरकार ने। किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए जाएंगे। छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि, सीधे बैंक अकाउंट खाते में यह राशि जाएगी किसानों को। गाय को लेकर भी अहम ऐलान बजट में। गौ माता के सम्मान में सरकार पीछे नहीं हटेगी। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना सरकार की। सरकार ने मजदूरों के लिए खास शुरुआत की, पेंशन योजना की शुरुआत की है। कम से कम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी मजदूरों को। देश के 10 करोड़ मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इसी साल से शुरू हो जाएगी ये पेंशन योजना मजदूरों के लिए। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है सरकार का। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी है। पीयूष गोयल ने यह वक्तव्य दिया संसद में। देश से करप्शन खत्म हुआ है। सरकार ने कमर तोड़ती महंगाई की कमर तोड़ दी है शुरुआत में ही। पीयूष गोयल ने संबोधन में कहा, देश का आत्मविश्वास हमने बढ़ाया है, हमारी सरकार ने बढ़ाया है। टैक्स और बैंकिंग में हमने सुधार किए हैं। आर्थिक भगौड़ों के लिए कानून बनाए हैं। सरकार के कब्जे में भगौड़ों की संपत्तियां भी हैं। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में ये तमाम बड़ी बातें कही। करप्शन मुक्त सरकार बनाई हमने। मनरेगा के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान है और जरूरत पड़ने पर इसको एक्सटेंड करने की बात भी कही है। किसी को भूखे पेट नहीं सोना होगा। तो चलिए, बजट की बड़ी बातें हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन वो जिक्र जो सबको बहुत बेसब्री के साथ इंतजार रहता है, वो ये होता है कि भाई मैं इतनी मेरी आमदनी है तो मुझे छूट मिलेगी या नहीं। अब पिछले सालों से मैं इतना देता आया हूं टैक्स, लेकिन क्या मुझे अब आने वाले समय में टैक्स कितना चुकाना होगा, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें थी। बड़ा ऐलान, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कितने इनकम पर कितनी छूट होगी, यह समझने की हम कोशिश करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, हमने बाकायदा लिखा भी है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। बजट से टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिली है। अगर आपकी आमदनी 5 लाख है, यह बड़ा ऐलान, 5 लाख तक अगर आपकी आमदनी है, इनकम है, तो आपको पहले 13,000 रुपए चुकाने होते थे, लेकिन अब आपको सीधे सीधे 13,000 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स सरकार ने नहीं रखा है। 5 लाख तक आपको छूट है। अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपए है, पहले 1,17,000 आपको चुकाने होते थे, लेकिन अब नए स्लैब के मुताबिक, नए ऐलान के मुताबिक आपको 13,000 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि अब
अब आपको चुकाने होंगे सिर्फ 1,04,000 रुपए। अगर आपकी आमदनी बढ़ती है और भी 15 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं, पुराना टैक्स आपको 2,73,000 रुपए चुकाने होते थे, लेकिन अब नए ऐलान के बाद आपको 2,60,000 रुपए देने होंगे और 13,000 रुपए की बचत, यानी 13,000 रुपए सीधे सीधे आपको बचेंगे। इस पर आपको या आपके बचेंगे, कुछ देना नहीं होगा। आमदनी अगर आपकी 2.5 लाख है, अगर 2.5 लाख है तो पहले भी आपको कुछ नहीं देना होता था और अब भी कुछ नहीं देना होगा। लेकिन 2.5 लाख से अगर आप ऊपर आते हैं, अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ऊपर है, यानी 3 लाख तक अगर आपकी आमदनी है, 3 लाख तक अगर आप कमाते हैं, तो पहले आपको 2,600 रुपए देने होते थे, लेकिन नया टैक्स चूंकि कुछ नहीं है 5 लाख तक, तो आपको 2,600 रुपए सीधे सीधे आपके बचेंगे, आपके पॉकेट में आएंगे। वो आप खर्च कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो ये बड़ी राहत टैक्स पेयर्स के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बहुत मेहनत करती है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाती है और चाहती है कि कुछ ना कुछ बच जाए ताकि कुछ सेविंग्स हो जाए। 4.5 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो पहले आपको 10,400 रुपए टैक्स देने होते थे, लेकिन अब आपको सीधा सीधा फायदा है 10,400 रुपए का, क्योंकि कोई टैक्स आपको इसमें नहीं चुकाना होगा। 5 लाख तक रिबेट सरकार ने दी है। बहरहाल बड़ी बातें हमने आपको बजट की बताई और टैक्स में क्या बड़ा ऐलान है ये भी आप तक हमने पहुंचाया। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले पूरे बजट की एक समीक्षा ले लेते हैं, लेकिन समीक्षा से पहले मुझे लगता है कि चूंकि मध्यम वर्गीय को इंतजार होता है समझने का कि मुझे टैक्स में कितनी छूट मिली है। सबसे पहले टैक्स एक्सपर्ट सोमेश शर्मा अरोड़ा जी, माफ कीजिएगा, आपके पास, और पूरा आप जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिली बहुत इंतजार कर रही है कि भाई मेरे लिए क्या है बजट में। तो 5 लाख तक रिबेट है, आप इसको जरा विस्तार से समझाएं। यहाँ देखिए, ऐसा है कि पहले रिबेट जो था 3.5 लाख तक आपको मिलता था, 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट थी। एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट को हम अगर अलग अलग समझ आएँ तो हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रही, जिसको नहीं छेड़ा गया वो वहीं की वहीं है। रिबेट जो थी वो 1 लाख की थी, जिसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 2.5 लाख। तो आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। तो रिवर्स पिरामिड है जो कि नॉर्मली टैक्सेशन में फॉलो किया जाता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको दो जो सबसे कमज़ोर है। तो 5 लाख तक तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो कि 10-12 हज़ार तक पड़ेगा आपको। आप टैक्स में ही, आपको टैक्स ही नहीं देना 5 लाख तक। तो जितना भी आप टैक्स देते थे वो आपकी सेविंग है। तो 5 लाख तक तो क्लैरिटी है। 5 लाख से लेके 8 लाख तक समझ लीजिए, अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, टैक्स सेविंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, तो आप अपना बचा सकते हैं। तो ये उस क्लास को भी बेनिफिट है और उनको भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 8 लाख से ऊपर ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, और 8 लाख से ऊपर जो बेनिफिट है वो कन्फाइंड होगा सिर्फ पेंशनर्स और सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई है, 40 से 50 हज़ार की गई है। तो वो बेनिफिट जो है वो 1 से 3 हज़ार तक ही रहेगा। तो इस तरह से ये रिवर्स पिरामिड है। और अगर आप सैलरीड और वो नहीं हैं और आपकी आमदन 8 लाख से ऊपर है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बल्कि कुछ भी शायद फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली ये कैटेगराइजेशन के साथ आप चलें। और सरकार मगर इस प्रपोजल में 18,000 करोड़ लूज़ करने जा रही है रेवेन्यू। तो कहीं ना कहीं 18,000 करोड़ मिल बांड के सारे क्लासेस को दिया गया है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा 5 लाख से कम आमदन वालों को है। मनीष जी, साल के अंत में बहुत से परिवार आपके पास आते होंगे, क्योंकि भाई साल भर मेहनत करता है परिवार, लोग मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि जो इनकम है थोड़ी बच जाए ताकि हम सेविंग्स कर सकें। अब ये बताइए कि लोग आपके पास आते थे पहले और अब जब आएंगे, कितना डिफरेंस आप पाएंगे और कितनी राहत आप मानते हैं टैक्स पेयर्स के लिए? देखिए, छोटे टैक्स पेयर को तो बेनिफिट मिला है, सीधा सीधा 13-14 हज़ार का बेनिफिट उन्हें मिला है। स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है उनको भी 10,000, वो तो अक्रॉस द बोर्ड ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो 10,000 का है वो उसमें 1,000 से 3,000 रुपये तक हर सैलरीड पर्सन को लगभग मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक बात है, जो 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट की बात करी जा रही है, वो मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, वो एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, वो सभी को नहीं मिला है। सिर्फ जिनकी 5 लाख रुपए तक सारे बेनिफिट्स लेने के बाद, जिसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, अगर उनकी इनकम 5 लाख से नीचे है तभी उनको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इनकम नेट टैक्सेबल इनकम, जिसे हम कहें आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हाउसिंग के लिए करते हैं, अगर वो मान लीजिए 6 लाख हो जाती है, तो जो 12,500 रुपये का टैक्स बेनिफिट 87A सेक्शन में रिबेट दी गई है वो उन्हें नहीं मिलेगी। उन्हें वो 12,500 भी देने हैं और जो नॉर्मल टैक्स 20% स्लैब में आने के बाद देना है वो भी देना है। इसलिए हायर इनकम ग्रेड को कोई बेनिफिट एज सच नहीं है। जो भी बेनिफिट है वो सिर्फ लोअर इनकम ग्रेड लोगों को है। हालांकि उसके अंदर भी लगभग 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले तक को हम ये कह सकते हैं कि उसका वो टैक्स नहीं देना होगा। 60-70 हज़ार रुपये एक अच्छी रकम होती है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये
मतलब काफ़ी कम रकम है, लेकिन हाँ जो 75-80 से ऊपर जा रहे हैं उनको कोई बेनिफिट हमारे को अभी नहीं मिलेगा। सोमेश जी कहते हैं कि अंतरिम बजट में आप बस बातें ज्यादा कर सकते हैं, काम ज्यादा कर नहीं सकते। आपको इस बजट में कितना काम होता हुआ नजर आ रहा है मिडिल क्लास फैमिली के लिए? देखिए, टैक्स प्रपोजल पे कुछ तो काम हुआ है, वो मैं मानता हूं। बाकी तो खैर ड्रीम सेलिंग है कि 1999 के बजट को ड्रीम बजट बोला जाता था। इनकी जब विजन स्टेटमेंट देखता हूं जिसमें उन्होंने 10 डायमेंशन बली है और काफ़ी एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है, उसको देख के ये कहा जा सकता है कि दिस इज द बजट ऑफ ड्रीम्स। तो ये कुछ आपको ड्रीम्स दिखाए गए हैं, वही इलेक्शन है, हर सरकार दिखाती है, वही है। इस बजट में मेहनत इन्होंने चिदम्बरम साहब से ज़्यादा की है। 2014 के इंटरिम बजट में उन्होंने तो 15-20 मिनट में निपटा दिया सारा कि हमने ये काम किया पहले 4-5 सालों में, आगे हम ये करने जा रहे हैं, ये औरब के लिए हम 500 करोड़ दे रहे हैं, या ये भी बातें वही कर रहे हैं कि 2022 में हम ये करेंगे, 2030 में ये करेंगे। इन्होंने ज़रा ज़्यादा बातें कर दी, उन्होंने 1-2 बातें की थी। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो है इंटरिम बजट का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। उसमें ये है कि अपनी उपलब्धियाँ गिराओ, आगे टालो कि हम ये 5 साल में ये करने जा रहे हैं, इसमें से 200 करोड़ हम दे रहे हैं अभी, बाकी जो है देखा जाएगा आगे। तो ये सारा एक स्ट्रक्चरिंग है जिसको कॉपीराइट भी करवा सकता है कोई फाइनेंस मिनिस्टर। पता नहीं किस फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉलो किया होगा, जो चलता आ रहा है डिकेड से। तो ये एक कॉपीराइट है जो इंटरिम बजट में सर कोई करता है। इन्होंने ज़रा ज़्यादा एलेबोरेटली किया है, मेहनत करने की आदत ज़्यादा लगता है इनको, तो काफ़ी वो अचीवमेंट्स भी काफ़ी एलेबोरेटली गिनाई हैं, सपने भी काफ़ी 10 डायमेंशन गिन के काफ़ी लगाए हैं। तो एक मेहनत ज़्यादा चाहिए चिदम्बरम साहब के 2014 के बजट से, बट बेसिकली वो बेसिक कॉपीराइट और स्ट्रक्चर जो है वो सही वही रहा है। विनोद जी, अपने संबोधन के आखिरी उसमें पीयूष गोयल ने कविता भी कहा एक पांव रखता हूं 1000 राहें फूटती हैं। इस बजट से आपको सरकार की राहें फूटती नजर आ रही हैं? क्या लग रहा है, ड्रीम बजट है या वास्तव में कुछ काम हुआ है, जनहित की चिंता है सरकार को? कैसा लग रहा है बजट आपको? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, जो उन्होंने कहा ड्रीम सेलिंग की कोशिश की, जैसे कि सोमेश साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा बड़े सत्य वो हैं इस बजट के पीछे जो बताए नहीं गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि करंट अकाउंट डेफिसिट की बात, इसी तरह से मैं एक बात करूं कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 80,000 करोड़ रुपए लास्ट बजट में रखा था जेटली साहब ने। क्या उसका हुआ, ये पीयूष गोयल साहब ने क्यों नहीं बताया? नंबर 1। नंबर 2, जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो डॉलर की रुपये की वैल्यू मतलब $1 पे 60 रुपये थी, जो अब जो है 71 रुपये हो गई है। इसके बारे में उपलब्धि में क्यों नहीं गिनाया उन्होंने कि हमने अपने रुपये को इतना कमज़ोर कर दिया है। तीसरी बात जो है, अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आके चुकी है कुछ ही दिनों पहले कि पिछले साल तक देश के जो 1% सबसे वेल्दी लोग थे, उनका 58% वेल्थ पे कब्जा था। इस 1 साल के अंदर उन 1% लोगों का 73% वेल्थ पे कब्जा हो गया। तो क्या ये किसी भी देश की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की विफलता नहीं है कि हम जो है, जो चंद अमीर लोग हैं उन्हीं को अमीर करते चले जा रहे हैं और गीत गाते जा रहे हैं कि हमने कितनी अच्छी इकोनॉमी चलाई? क्या ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई? तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं बोले हैं, बड़ा सत्य वहाँ छिपे हुए हैं। इसी तरह से डिफेंस बजट के बारे में तो बता ही दिया था। सबसे ज़्यादा चिंतित मैं ये हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई काम इस 5 साल में सरकार ने नहीं किया। नतीजा ये है कि जब हम पेटेंट की बात आती है, 2017 में हमारे 6022 पेटेंट थे, नॉन रेजिडेंट साइंटिस्ट के और रेजिडेंट साइंटिस्ट दोनों को मिला करके। उसकी तुलना में चाइना के नॉन रेजिडेंट साइंटिस्ट और रेजिडेंट साइंटिस्ट के 3,50,000 पेटेंट थे, यानी 60 गुना ज़्यादा। इसी तरीके से जैसे मैं बात कर रहा था कि अभी जो रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के टॉप 10,000 साइंटिस्ट में भारत के केवल 10 की गिनती होती है, उनकी जो है 482 की गिनती होती है। यानी अच्छे वैज्ञानिकों की बात करें तो वो 48 गुना आगे हमसे, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे केवल 4.5 गुना आगे है। तो 48 गुना वैज्ञानिक कैसे उनके आगे हो गए, और उनके पेटेंट जो है 60 गुना हमसे ज़्यादा कैसे हो गए? हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये सरकार क्यों नहीं खर्च करती है? केवल नारे देने से काम चल जाएगा? इंडियन साइंस कांग्रेस में मोदी जी ने नारा तो दे दिया कि जय विज्ञान, जय किसान और जय जवान, उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, जय अनुसंधान। बताइए कितने अनुसंधान कर रहे हैं, कितना अनुसंधान बजट है, कितने पेटेंट ले रहे हैं, कितने टॉप लेवल के साइंटिस्ट जिनके इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च साइट की जाती है, कितने हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं बोली गई है,
असली सत्य इस देश की उन्नति का वहां छिपा हुआ है। आर.के. आर्य जी, किसी भी देश की मजबूती तो उसकी इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है। जैसा कि बहुत ही गंभीर 2 पॉइंट्स में समझना चाहूंगी। पहले सर कह रहे हैं बहुत से सत्य हैं जो कि सरकार ने छिपाए। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हुआ है और उनका यह कहना है कि 1% जो पहले वेल्दी लोग थे जिनका 58% कब्जा था वेल्थ पर, वो अब बढ़ के 73% हो गया है। देश की इकोनॉमी इस समय कहां है? बजट में क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और आप क्या देख रहे हैं? देखिए कि यदि ये है कि प्राइवेट वेल्थ अगर बढ़ता है तो ज़रूरी बात है कि आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आपके जो एसेट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। जैसे कि इन्होंने पीयूष गोयल ने कहा कि पहले जो जन संसाधन होते हैं उन पे गरीबों का हक होता है, तो गरीबों का हक आपके वेल्थ पे तो है ही नहीं है, परंतु उनका वेल्थ तो क्या आप तो उनकी इनकम ही नहीं जनरेट कर पा रहे। इनकम जनरेट करने के लिए किसी भी इकोनॉमी को चाहिए कि वो एक कंक्रीट इन्वेस्टमेंट करे, छोटे लघु उद्योग वगैरह जो है उनको चलाए, उसके अंदर इनोवेशन लाए। इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात आती है तो ज़रूरी बात है कि ये तो टॉप लेयर आती है। यहाँ तो संघर्ष पहले हो रहा है फूड सिक्योरिटी का ही। साइंटिस्ट तो हम पैदा करेंगे जब बाद में जहाँ पे लाइवलीहुड के साधन ही नहीं है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट का अब ये दे दिया है डेफिनेशन कि स्वरोजगार जो होगा मुद्रा से जो जनरेट होगा ये होगा। तो पकोड़ा इकोनॉमिक्स जो है वो तो चल ही रही है कि हमने 5,000 का मुद्रा योजना में लोन दिया है, अब वो अपना लाइवलीहुड कमा रहा है। अब देखा जाए कि एक चौक के ऊपर अगर मान लीजिए 10 चाय वाले बैठ जाएंगे तो शाम को उनकी इनकम पूछेंगे कि कितनी हुई है, तो वो तो नहीं हुई। तो इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट में आप गिन नहीं सकते। तो एम्प्लॉयमेंट का जब तक आप सही उस तरह से नहीं करेंगे, एजुकेशन फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज को सही नहीं एस्टैब्लिश करेंगे कि जो लोग पढ़ के निकलते हैं उनको रोजगार मिल रहा है, चाहे वो रोजगार सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो उससे ये नहीं हो सकता। जहाँ तक एग्रीकल्चर का संबंध है, एग्रीकल्चर के अंदर पहले से भी पहले कमजोरियां हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, और उसके बाद तो और भी हो गया क्योंकि जो लैंड का डिवीज़न हो रहा है, सेगमेंटेशन हो रहा है, वो एक जहाँ पे पहले किसी के पास 5 हेक्टेयर लैंड रहती थी अब उसके पास केवल 1 एकड़ ही लैंड रह गई। तो कुल मिला के फैमिलीज जो है वो दिए जा रही हैं। तो जो मूवमेंट हो रही है माइग्रेशन के लिए वो रूरल टू अर्बन एरिया हो रही है। रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन के लिए एक ट्रांजिशन भी होता है। वो ट्रांजिशन ये है कि रूरल से आप पहले सेमी अर्बन में उसको लेके आए और फिर वो अर्बन पे आएगा। अब क्या है कि रूरल एरिया के लोग जितने भी हैं वो अर्बन में चले आते हैं जहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां पर डिमांड एंड सप्लाई गैप है और वेजेस जो है कम है। सेल्समैन आप बन रहे हैं, आप कोरियर लेके जा रहे हैं, वेंडर्स बने हुए हैं, ये सारे रूरल एरिया के लोग ये है। तो उससे इनकम नहीं बढ़ती है। तो सरकार एम्प्लॉयमेंट को तो बिल्कुल देख ही नहीं रही है कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट। ये कह देना कि सरकारी नौकरियां नहीं है और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है, परंतु ऑर्गेनाइज्ड के अलावा अनऑर्गेनाइज्ड भी तो तरीके से चलना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड में तभी होगा जब आप लैंड अवेलेबल करवाएंगे, एमएसएमईज को लैंड देंगे, उनकी क्रेडिट फैसिलिटी। पिछली बार आप देखेंगे कि क्रेडिट ऑफ टेक जो है बहुत कम हो गया है क्योंकि आप लोन देने ही नहीं लग रहे। तो बैंक जो है वो बड़े अलर्ट हो गए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना बन जाए, तो इसलिए हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, और 2% इंटरेस्ट सबवेंशन से ये नहीं हो जाएगा कि वहां पे मिराकल हो जाएगा। क्योंकि आर.के. जी रोकना चाहूंगे, अमित शाह इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं पहले। देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी। मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय दोगुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है। बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है। बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं। देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते। करीब करीब 50% किसान ऐसे हैं
जो ऋण नहीं लेते हैं उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा। ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी। तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत, उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मददरूप होगी। इसके साथ कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं। गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेकविध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में चाहे पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में समय पर भुगतान करने पर कुल 2 और 3 ऐसे 5% की रियायत देकर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को दी है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करने वाले मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है इस बजट में और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि देश बजट 2019 में क्या खास, किसके लिए, किसको फायदा, किसको राहत, क्या महंगा क्या सस्ता। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं।